नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा और इस लेक्चर में हम करेंगे रिज़ल्ट का एनालिसिस। 2022 का जो रिज़ल्ट आया आईएएस एग्ज़ाम का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, उसका एनालिसिस करेंगे। ये रिज़ल्ट है 2022 का और जो आया है 23 के एग्ज़ाम से जस्ट एक वीक पहले ऑलमोस्ट। तो इस बात पर भी हम आएंगे। लेकिन अगर हम रिज़ल्ट को कैटेगराइज करें, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप लिस्ट में नहीं हो या हो, यू आर सक्सेसफुल एंड यू आर नॉट इन द लिस्ट। लेकिन एक और केस हो सकता है कि यू आर सक्सेसफुल बट वांट टू रीअपियर। आपकी रैंक तो आ गई, लेकिन फिर भी आप रैंक इम्प्रूव करने के लिए वापस से एग्ज़ाम देना चाहते हो। अब यूपीएससी के हिसाब से इस केस में कौन लोग आ सकते हैं जो ना तो आईएएस बन पाएंगे ना आईएफएस फॉरेन सर्विस, इन दोनों में नहीं आ पाएंगे। वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में दोबारा से बैठ सकते हैं। तो अब कई बार यहाँ अगर आप नहीं हो और आप वापस से एग्ज़ाम देते हो तो अगेन दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट कि यू आर नॉट इन द लिस्ट। हालांकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर होगा कि आई हैव डन इट एंड मैं दोबारा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इंडिया में एक कहावत है, या तो आप आईएएस हो या फिर कुछ भी हो। कुछ भी होते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आईपीएस हो, आईआरएस हो, डीएई में हो, कहीं भी हो, किसको पड़ी है। पावर चाहिए होती है लोगों को। बाकी ठीक है, इंटरव्यूज़ में आप क्या कहोगे। इंटरव्यू मेरे अकॉर्डिंग इंटरव्यू झूठ का पुलिंदा है। और क्या है, इंटरव्यू इज़ अ सेट ऑफ लाइज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन। नेपोलियन ने कहा था, मैं तो कौन होता हूँ, उसने हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि हिस्ट्री इज़ अ सेट ऑफ लाइज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन। इंटरव्यू में आप ऐसा झूठ बोलो, ऐसा झूठ बोलो कि एग्जामिनर भी कहे कि वाह क्या झूठ बोला है गुरु। एग्जामिनर लेट जाए आपके चरणों में। इसीलिए आईएएस बनना होता है, राइट। आईएएस जब आप बनते हो, पैसा, पावर, सब कुछ दिखता है आपको, राइट। इस वजह से जब आप इन दो सर्विसेज में नहीं हो, आईएएस एंड आईएफएस तो चलो साथ की हो गई, तो फिर आप कहते हो कि यार गड़बड़ हो गई, मुझे फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इनफैक्ट आईएफएस जो लोग बनते हैं उनके साथ और बड़ा इशू हो जाता है, ना तो निकलते बनता है ना उगलते बनता है। ये भी एक इशू आता है, प्रोवाइडेड कि अगर आपको आईएफएस चाहिए था, आपको आईएफएस चाहिए तो बेटर। बहुत लोगों की ड्रीम जॉब होती है, मेरी खुद ड्रीम जॉब हुआ करती थी। हालांकि मैंने प्रेफरेंस में आईआरएस भरा था क्योंकि मुझे घर के पास रहना सिंपल, मुझे पता है यहाँ पे कोई कैडर वैडर का चक्कर नहीं आने वाला। साउथ में पड़े पड़े बहुत टाइम हो गया था, ठीक है। तो अगर आप सक्सेसफुल हो तो मैं आपको ये कहूँगा, आपने खूब मेहनत की। आप ये मत सोचो कि रैंक 1 हो या रैंक लास्ट हो, आपको उतनी ही खुशी होनी चाहिए जितनी आपकी रैंक 1 आने पे हुई है। देखो, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आप एक इन्वर्टेड यू कर्व डिस्ट्रीब्यूशन देखा है इस टाइप का। हो सकता है रैंक 1 यहाँ हो, रैंक 2 यहाँ हो, रैंक 3 यहाँ हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल होगी। आपने कई बार देखे होंगे कि रैंक 1 के मार्क्स और रैंक 2 के मार्क्स में बहुत बड़ा गैप होता है, लेकिन 2 के बाद फिर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। बाद में तो एक एक नंबर पे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। तो हो सकता है कि आपकी 500 रैंक आई है और आप 3 नंबर ठीक ठीक ठाक ले आते तो 500 से 300 हो जाती है। अगर आप 30 नंबर ले आते तो 30 रैंक में आ जाते, विद इन 30। ये हो सकता था, और ये तो सिर्फ उसी से पॉसिबल है कि आपने कोई क्वेश्चन मिस हिट नहीं किया था, या किसी क्वेश्चन को आपने टफ मान के छोड़ नहीं दिया था। जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा, मिडेवल टेम्पल स्कल्पचर, ये उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को कैसे दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट है, एग्ज़ाम मोड में होने से रहा। आप कितनी भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, कभी नहीं कर पाओगे। बट आप इसको बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल पे तोड़ दो, आप कर लोगे। आपको मिडेवल की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ पता है, आपको मिडेवल टेम्पल स्कल्पचर पता है। स्कल्पचर क्या होता है, मूर्तियाँ कैसे दिखाते होंगे आप खुद सोचो। स्कल्पचर आपको कुछ नहीं आता है इस क्वेश्चन में, आप 5-7 मिनट लिख लो, आपके मार्क्स नहीं आने वाले। लेकिन अगर आप 2 मिनट भी लिखते हो और 5 मिनट सोच के लिखते हो तो आप नंबर ले आओगे। तो हो सकता है वो आप बेटर कर गए होते। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं बताऊँ, स्कल्पचर क्या होते हैं, मूर्तियाँ सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को कैसे बताती होंगी। कुछ मूर्तियाँ बड़ी होती हैं, कुछ मूर्तियाँ छोटी होती हैं। हो सकता है उस टाइम पे सोशल हायरार्की चलती हो, ठीक है। कुछ मूर्तियाँ महल के अंदर हैं, कुछ मूर्तियाँ द्वारपाल हैं, बाहर हैं। हो सकता है कास्ट डिफ्रेंशिएशन हो। कुछ मूर्तियाँ पुरुष हैं, कुछ मूर्तियाँ महिलाएं हैं, महिलाएं कम हैं। हो सकता है जेंडर डिस्पैरिटी हो। कुछ मूर्तियों ने जेवर गहने पहने हुए हैं, तो हो सकता है उस टाइम के लोग ज्वेलरी पहनते हो। कुछ मूर्तियाँ धोती में ही हैं, सिर्फ हाथ में फावड़ा कुदाल लिए है। हो सकता है खेती किसानी को दिखा रहे, गरीबी को दिखा रहे। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता था, ये हमने मिस इट कर दिया। जो हमें +2 या +3 मार्क्स भी मिल सकते थे ना, वो हम 0 ले आए। बस उसी में तो रैंक चेंज हो गई थी। तो कहानी यही है कि आपको ये सब चीज़ नहीं सोचनी है कि आपकी रैंक कितनी है,
ऑनेस्टली आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए, आपका दिन है ये, आपने बनाया, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। अगर आप सक्सेसफुल हो लेकिन रीअपियर होना चाहते हो एग्ज़ाम में, एक बार इस चीज़ की और बात करते हैं थोड़ा, सक्सेस की क्या है। सक्सेस कई बार सब्जेक्टिव होती है। मेरे हिसाब से आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए। लाइफ में सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम में या कभी किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस हो गए, वहाँ पर उसको आप कह दोगे कि नहीं सक्सेसफुल हो। किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आज आप यूपीएससी में नहीं सक्सेसफुल हुए, कल के दिन हो सकता है बिजनेस में हो जाओ, परसों हो सकता है आप फैमिली रिलेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में कल के दिन सक्सेसफुल हो गए, हो सकता है आप एक पूरी बेटर जनरेशन तैयार कर दो, राइट। हो सकता है अगर आप फ्रेंड्स के साथ में सक्सेसफुल हो गए, कल के दिन आप कोई बहुत बड़ा वेंचर अपना चला दो। तो लाइफ में सक्सेस ज़रूरी है। और सक्सेस की एक सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है, ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। कितने भी लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में, कितने भी, सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना। एंड सक्सेस को आप यूपीएससी रिजल्ट से कभी मत नापना। मैं आपको अपनी खुद की कहानी बताता हूँ। मैं डीएई में था, एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट आई वॉज वर्किंग। मेरी चॉइस थी, अगर मैं चाहता तो इस एग्ज़ाम में यूपीएससी में आ जाता। आईएएस तो शायद नहीं बनता उस मार्कशीट पे, बट आईपीएस बन जाता, राइट। मेरी ओबीसी कैटेगरी लगती है एंड मैं कभी भी ओबीसी रिजर्वेशन क्लेम नहीं करता हूँ। अगर आपको डीएई के बारे में थोड़ा भी नॉलेज हो, यहाँ रिजर्वेशन चलता भी नहीं है। या मेरे लाइफ में ना पता नहीं क्यों एक बड़ी वो चीज़ है कि यार रिजर्वेशन नहीं लेना है, कल के दिन ये ना कहना पड़े कि ये तो रिजर्वेशन है। मुझे नहीं पता पॉजिटिव चीज़ है नेगेटिव चीज़ है, बट मेरे बेसिक उसूल है। मेरी ओबीसी की कट ऑफ हमेशा निकली है, जनरल की कट ऑफ कभी नहीं निकली है। ऑप्शनल में 300 से ऊपर भी मारे हैं, जीएस में गंदे से गंदे नंबर भी हैं, बट फिर भी उस सब के बावजूद एक आईपीएस के लायक रैंक थी। मैंने नहीं ऑप्ट की, क्यों? मेरी चॉइस, मेरे पे ऑलरेडी एक अच्छी जॉब है, इक्विवेलेंट जॉब है, सब कुछ बढ़िया है। मैं क्यों अपने आप को, अपने मोरल्स डिग्रेड करूं? मेरे लिए वो फेल हो जाता। मैं यूपीएससी रिजल्ट में तो आ जाता, राइट, फाइनल लिस्ट में, लेकिन मेरे लिए फाइनल वो चीज़ ज़िंदगी भर हज़म नहीं होती। तो चॉइस होती है, लोगों को सक्सेस क्या चाहिए होती है, क्या नहीं चाहिए होती है। इस चीज़ में मैं बहुत बात नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको ये चीज़ देखनी है, कुछ लोगों को प्रूफ चाहिए होते हैं, एक मैंने वीडियो बनाया गाइडेंस सीरीज़ में, स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग, वहाँ जाके देख लेना। मेरी मार्कशीट्स देख लो, पढ़ लो, खुद एनालाइज कर लो, राइट। अब ठीक है, दूसरी बात करते हैं। आप सक्सेसफुल हो लेकिन रीअपियर होना चाहते हो एग्ज़ाम में। आपने देखा होगा मिड रैंक में अगर आप आए हो तो आप इम्प्रूव करना चाहोगे, लेकिन इस केस में देखो, मैं एक दो चीज़ें बताऊँ। एक एग्जांपल लेते हैं इरा सिंघल मैम का। वो हर बार आईआरएस बनती जा रही थी। उनके साथ थोड़े से आपने देखा होगा इश्यूज़ भी रहे हैं, फिजिकली, नेचुरली, बट फिर भी शी इज़ सो ब्रिलियंट। फिर भी हर बार आईआरएस में रह जा रही थी। उन्होंने एक अटेम्प्ट ड्रॉप किया, ढंग से प्रिपेयर की, रगड़ दिया, अगले साल रैंक 1। इतने रैंक 1 आए हैं, बट मैंने जेन्युइनली जिनको फॉलो किया वो इरा सिंघल मैम है। क्यों? बिकॉज शी इज़ वेरी जेन्युइन। उन्होंने अपनी चीज़ बिल्कुल ओपनली बताई है कि आप कुछ भी करते रहो, जब तक आप गलतियाँ इंप्रूव नहीं करोगे आप नहीं निकलोगे। आपने बहुत देखा होगा, सिनॉप्सिस पे भी देखा होगा, 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स मैंने कैसे क्वालिफाई किए, 6 बॉल पे 6 छक्के कैसे मारे, यूट्यूब भरा पड़ा है अब तो इन चीज़ों से। 6 आउट ऑफ 6 मेंस कैसे निकाले, इंटरव्यू कैसे निकाले। इरा सिंघल मैम ने कहा मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ निकाले। आपने एक चीज़ देखी होगी, जो जिस स्टेज पे फेल हो रहा है, जो प्रीलिम्स में फेल हो रहा है उनसे प्री नहीं निकल रहा है, जो मेंस में फेल हो रहा है उनसे मेंस नहीं निकल रहा है, एंड जो इंटरव्यू में फेल हो रहा है उनसे इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, या फिर जो इंटरव्यू में पास हो जा रहा है उसकी रैंक इंप्रूव नहीं हो रही है। उस केस में आप क्या करोगे? मेरे हिसाब से देखो, 1 हफ्ते बाद प्रीलिम्स है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप एक ब्रेक ले सकते हो, या आप खुद एसेस करो कि क्या करना है। आप देखो कि कितना पॉसिबल है, आपकी एज के हिसाब से चीज़ें अलाउ करती हैं, लाइफ में कंडीशंस अलाउ करती हैं, तो यू शुड टेक अ ब्रेक। प्री आने ही वाला है, डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो, आपको एक काम करना है, आपके जो नेगेटिव एरियाज़ हैं उनको इम्प्रूव करो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत कर देना कि जीएस में 400 थे एंड ऑप्शनल में कुछ 220 थे, इसको तो 300 ले गए लेकिन 400 को 350 ही ले आए। ये अच्छी मार्कशीट थोड़ी होती है कि 1000 में से 350, 500 में से 600, 500 में से 300। बहुत वाहियात मार्कशीट है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को, बट फिर भी लोगों को देखनी होती। किसी एक वीडियो में बात कर दी थी अपना नाम हाइड करके, बट लोगों ने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव चीज़ें इम्प्रूव करो, उन पर काम करो, बट साथ में जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, पॉजिटिव एरिया,
उनको मत लूज़ कर देना। अगर आप वो लूज़ कर दोगे ना तो मेरी तरह बैठ के बाद में कहोगे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, 400 से 350 नहीं आना था। ठीक है, एक मेरी एडवाइस है, PYQ PYQ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे ऑप्शनल हो, ऐसे हो, जहाँ आप प्रीवियस ईयर रगड़ दोगे वहाँ मार्क्स इतने बढ़िया आएंगे बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आप सोच भी नहीं सकते। आप एग्ज़ाम में बैठे होगे ना, आपको पता होगा कि इस पेपर में मैं ही टॉप करने वाला हूँ, मैं ही टॉप करने वाली हूँ। अगर आपको नहीं आती होगी ना वो चीज़, तो हो सकता है पूरी कंट्री में किसी को ना आती हो। इस बार सोशियो में एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से रिपीट नहीं हुआ है, वो सीड वाला जो क्वेश्चन है, वो एंथ्रो का क्वेश्चन है, सोशियो में पूछ लिया। उसको छोड़ के मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते तो नहीं कर पाते। 500 में से 500 आपका टारगेट नहीं होना चाहिए कभी अटेम्प्ट करना। सक्सेसफुल हो, रीअपियर होते हुए ये गलती मत करना। इनफैक्ट अगर आप लिस्ट में नहीं भी हो तो भी ये गलती मत करना। हम क्या करते हैं, 1 साल पढ़ लिया हमने या 2 साल पढ़ लिया, रैंक आई या नहीं आई, हम क्या करते हैं, हमारे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, या तो नेगेटिव था या फिर थोड़ा हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं था, IAS नहीं था, तो हम क्या करते हैं, अपने ना सोर्सेज बढ़ाते जाते हैं कि पहले हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ते थे, अब हम ये भी पढ़ने लगे, ये भी पढ़ने लगे, ये भी पढ़ने लगे। मैं क्या कहता हूँ आपको क्या करना चाहिए, ज्योग्राफी में ना एक कोर पेरिफेरी मॉडल चलता है। ये क्या कहता है, कोर अपना स्ट्रॉन्ग करते जाओ, विद टाइम जैसे ही टाइम मिले पेरिफेरल चीज़ें स्ट्रॉन्ग करो और उनको उठा के कोर में शामिल कर लो। सिटी की ग्रोथ कैसे होती है, पहले बेंगलुरु और मैसूरू दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ की सिटीज़ थी। विद टाइम बेंगलुरु में थोड़ा सा 0.1% पॉजिटिव पॉइंट कुछ रहे होंगे, ठीक है, कंपैरेटिव या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं, 0.1% कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थे, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से हो या कनेक्टिविटी की वजह से, कुछ भी हो। पूरे कर्नाटका से, मैसूर से, तमिलनाडु से, केरला से, नॉर्थ से, इधर से उधर से लोग आना शुरू हुए। विद टाइम बेंगलुरु इतना बड़ा हो गया, बाकी चीज़ों को ओवरशैडो कर दिया। क्या कहते हैं उसे, कोर पेरीफेरी इफेक्ट। तो आपको क्या करना है, अपना कोर कभी वीक नहीं करना है और पेरीफेरी से चीज़ें लेके आप खुद में ऐड करते रहो। यू आर एज गुड एज योर कोर। जितना ज़्यादा आप अपना कोर स्ट्रॉन्ग कर लोगे। इशू क्या होता है कि हमने ना तो लक्ष्मीकांत को ठीक से रिवाइज़ कर पाया, ना DD बसु को, ना PM बख्शी को, ना NCERT, कुछ नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि प्रीलिम्स में इजी क्वेश्चन होते हैं, वही कट ऑफ है, और इजी क्वेश्चन में तो मैं NCERT को इंक्लूड भी नहीं करता हूँ। इस साल का आप कट ऑफ प्रिडिक्शन देखना, मैंने कहा था 90 से कम रहेगा। लोगों ने कितनी हवा बनाई थी कि 100 से ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा। कैसे जाएगा, जब मैं पेपर अटेम्प्ट करने बैठा हूँ तो लेस देन 45 क्वेश्चन मुझे ईजी दिख रहे हैं। कैसे कट ऑफ चली जाएगी, अगर मैं एक इंस्टीट्यूट की नज़र से ना सोचूं, मैं ये ना मानूं कि मैं सिनॉप्सिस IAS में कुछ हूँ, मैं आपकी तरह ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं आता पेपर। मैंने आपको एक कुछ वीडियो पहले बताया था कि वो जो पालक वाला क्वेश्चन था, स्पिनिच, कितना सिंपल है, उसको पॉइंट नंबर 6, स्टेटमेंट नंबर 6 एलिमिनेट करो, आंसर आ गया। बट ये चीज़ ना इतनी सिंपल, ये आते आते जो कॉमन सेंस है, 1 साल लग गया मुझे समझने में। तो एग्ज़ाम हॉल में तो कैसे ही वो चीज़ माइंड में आएगी जो मुझे साल भर में नहीं समझ आ रही है। और वो भी जेन्युइनली कहूँ, कहीं किसी बंदे का वीडियो देख लिया था, उन्होंने ये बात कही थी, तो आई एम थैंकफुल टू हिम। बट वो एग्ज़ाम में कैसे आएगी, कट ऑफ में कैसे आएगी, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करो, गलतियाँ मत करो, सिली मिस्टेक्स। मेरी आप मार्कशीट देखना, उसमें ना GS3 में 80 मार्क्स भी हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ना गंदी मार्कशीट है, 175 एक पेपर में और 2 पेपर में मिला के 175 दी, क्यों है? 8 क्वेश्चन मिसेट किए हैं GS3 में, कुछ पूछा है, कुछ का कुछ लिखा है। पूछ रहा है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी मार्केट सेंटर के दूर हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। मेरा भाई साहब ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मुझे आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, मैंने लिख दिया फैक्टर्स। पूछा इम्प्लीकेशन, मैंने लिख दिया फैक्टर्स। एग्जामिनर क्या कहेगा, पहले तो 0 देगा, घर में जाके अपनी घरवाली को और बताएगा ऐसा बेवकूफ़ है IAS बनने आया। औरत होगी तो अपने पति को बता सकती है, सहेली को बता सकती है, आदमी घरवाली को बताएगा, राइट। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स अगर आप करने लगोगे, फेल होना शुरू हो जाओगे लाइफ में, एग्ज़ाम में, हर जगह, ठीक है। तो ये बात है मेरे हिसाब से, प्रीवियस ईयर पे जुट जाओ, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। एंड कभी भी ये टारगेट मत करना कि मुझे 500 आउट ऑफ 500 अटेम्प्ट करना है, या फिर 1000 आउट ऑफ 1000, सब कुछ नहीं आना चाहिए, सब नहीं आता होगा आपको। एंड उसके साथ एक पॉइंट भी है, ऑप्शनल में मेरा टारगेट था कि 300 से ऊपर लाने ले आए, लेकिन एक कहानी, आप एक चीज़ बताओ, आप खुद करके देखना, 250 नंबर लाना ऑप्शनल में बहुत ईजी है। उतना ईजी नहीं, बट फिर भी रिलेटिवली आसान है। अगर आप मेहनती बंदे हो और आपने चीज़ें ठीक ठाक किए, 250 ले आओगे। 250 से 270, 275, 70 लिख लेते हैं, जाना रिलेटिवली टफ है।
इस रैंक पे लोग आईएएस बन जाते हैं इस मार्क्स पे। लेकिन अगर मैं कहूँ 270 से 290 जाना है, हो सकता है आपका स्टडी मटेरियल 2x हो जाए। एक डिमिनिशिंग रिटर्न वाला भी तो फैक्टर है ना कि विद टाइम सपोज आपका ये 300 का मार्क है, ये 250 का है, ये 200 का है, तो हो सकता है 200 आप इतने में अचीव कर लो, 250 इतने में अचीव करो, बट 300 अचीव करते करते आपका इतना टाइम, इतने एफर्ट लग जाए, हो सकता है ना। तो बेटर है, एक चीज़ ध्यान रखना, मेंस की जो लिस्ट बनती है ना, वो बनती है एक एक नंबर जोड़ के, जिसमें 1000 नंबर एक चीज़ के होते हैं जिसे हम कहते हैं जनरल स्टडीज़ 1 to 4, और 500 होते हैं दूसरे के। न्यूमेरिकली तो ये 1500 होते हैं, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑप्शनल में 250 लाए थे कि जीएस में 450 लाए थे। जीएस में 110 लाना आसान है, 4 पेपर में 110 110 कितने होते हैं, 440, बहुत बढ़िया, ड्रीम मार्क्स होते हैं। जीएस में 100 कितने होते हैं, 400, ड्रीम मार्क्स नहीं है। मैंने एक जो वीडियो बनाया था हाउ टू टारगेट रैंक 1, आप सब एवरेज करो, 2 सब्जेक्ट बढ़िया कर दो, आप रैंक 1 आ जाओगे। फिर हम बात करेंगे कभी किसी दिन। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर लास्ट चीज़, बहुत बकवास कर ली मैंने, अब यहाँ पर थोड़ा जेन्युइन बात करते हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर आप लिस्ट में नहीं हो, दुनिया मैक्सिमम लोग वही होने वाले हैं जो लिस्ट में नहीं है किसी भी रीज़न से, राइट। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान रखना, यहाँ पर मैं सरकास्टिकली तो नहीं बोलूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलूँगा कि एक चीज़ बताओ, जो सक्सेसफुल भी है ना, उन्होंने भी लाइफ में कुछ खास अचीव कर नहीं लिया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इमीडिएटली ज़रा रिकॉल करना, लास्ट ईयर का रैंक 1 कौन है, 2016 का रैंक 1 कौन है, 2014 का रैंक 1 कौन है, 2022 तो ठीक है, 2021 का रैंक 3 कौन है, 2021 का रैंक 8 कौन है, नहीं पता आपको, 2020 का रैंक 17 कौन है, नहीं पता, क्यों भूल गए ना आप। दे आर वन अमंग मैनी। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, न्यूज़पेपरों ने भर दिया कि भाई साहब ये प्रतिभा यहाँ की, अब ये करेगा वो करेगा फलाना ढिमका, 4 साल बाद ना कोई पूछता भी नहीं है। फिर आप कोचिंग से पास जाओगे कि भैया बहुत हो गया, एक टॉपर स्टॉक कर लें दो, ठीक है। बहुत से लोग तो आप समझो एक नेगेटिव माहौल आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पे, उस चीज़ से थोड़ा बचना है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना। इस टाइम पे नेगेटिव माहौल क्या है, 2-3 तरह के नेगेटिव माहौल दिखते हैं। पहला, एक तो आपको इशू ये आएगा कि आप देखोगे एक स्टूडेंट बहुत सारी कोचिंग से है, 100 कोचिंग, 50 10 कोचिंग क्लेम कर रही हैं। अभी देखना रैंक 1 के पीछे कितने पढ़ेंगे, कितनी कोचिंग्स बताएंगी कि इतने इन टॉप 10, इतने इन टॉप 20, इतने इन टॉप 30। यार सीटें 1000 हैं, सिलेक्शन लोग आप जोड़ लो तो 10,000 50,000 भी हो जाए तो पता नहीं मुझे, ठीक है। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से अभी आपको रिजल्ट दिखेंगे, इस चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपने एम पर ध्यान रखना था, राइट। ये ठीक है, इससे बड़ी नेगेटिव चीज़ क्या है, टॉपर स्टॉक। टॉपर स्टॉक से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक पॉजिटिव बताया तो जो सीखना है, नेगेटिव तो आपको पता है बहुत फेंकते हैं। ऐसे अभी कल परसों मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी, 15 मिनट पढ़ के एक लड़की आईएएस बन गई, 14 घंटे काम, 15 मिनट की पढ़ाई और आईएएस। उस पर कमेंट लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया किया है। किसी ने कहा कि मैं अगर 15 मिनट सोच लूँ तो आईपीएस तो बन ही जाऊँगी, एक ने कहा मैं 10 मिनट पढ़ लूँ तो आईआरएस तो बन ही जाऊँगा। मतलब क्रिएटिविटी लेवल इज़ सो ग्रेट, आई एम अमेज्ड। एक चीज़ बताऊँ, नेगेटिव तो आपको पता है, पॉजिटिव लोग कहते हैं 15 मिनट में पढ़ा या ये करा, ऑनेस्टली बताओ बहुत मेहनत लगती है, ऐसी तैसी हो जाती है। और फिर भी जब रिजल्ट नहीं आता ना, कंट्रोल F0, तब जाके सामने कोई बंदा कह रहा होता है ना मैंने तो सिर्फ आधे घंटे पढ़ा था या मुझे सपना आया था उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी, उस टाइम पे लगता है कि जूता हो, इनको जूते भिगो के मारा जाए तो भी कम है। लाइफ सुन्न हो जाती है, सब आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो वो इश्यूज़ होते हैं। फिर ऐसा कोई बंदा कुछ कह देता है ना, तो वहाँ आग लगनी बिल्कुल लाजमी है। फिर भी मैं आपको टॉपर्स की एक पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ। जब भी हर टॉपर, जब वो फेक रहा हो या जेन्युइनली बता रहा हो, तो एक चीज़ बता रहा होता है कि नॉलेज वाइज तो ठीक है, वो ये बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने चीज़ को मैनेज किया। चीज़ अगर बेटर मैनेज आप कर ले गए तो डेफिनेट बात है कि आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगे। ये एग्ज़ाम नॉलेज का कितना है, साल भर का एग्ज़ाम है। अगर आप रैंक 1 भी आ रहे होगे तो अगले प्रीलिम्स तक तैयारी करनी है। आप समझो जिन्होंने 2022 में रैंक 1 लाई होगी एटलीस्ट, या रैंक 2 रैंक 3, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने वाले लोग हैं, 2021 से तैयारी कर रहे होंगे, एक साल 2022 में एग्ज़ाम दिया, 2023 का प्री आ गया, 2 साल तैयारी तो मिनिमम करनी है। रैंक 1 भी इस साल अभी बैठ के प्रीलिम्स की तैयारी में जुटे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, राइट। टॉपर स्टॉक में लोग क्या बताते हैं कि कैसे हमने खुद को मेंटली स्ट्रांग रखा।
जब वो ये बता रहे होते कि मैंने इतनी कम पढ़ाई में इतना अचीव कर लिया, वो स्मार्ट वर्क की बात कर रहे होते हैं। वो स्मार्ट वर्क कुछ भी हो सकता है, कोई प्रीवियस ईयर बेस्ड कर रहा है, कोई आंसर राइटिंग कर रहा है, कुछ भी होगा, वो आप देखो आपके लिए क्या वर्क करता है। मेरे लिए ये नॉन गाइडेड आंसर राइटिंग कभी वर्क नहीं करती, प्रीवियस ईयर हमेशा वर्क कर जाता है। करो एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम सेट करने वाले लोग हैं उनका माइंडसेट भी वैसा ही है। जब मेरी एज 22-23 साल थी ना, मुझे मेरे बॉस ने कह दिया कि ग्रुप सी एग्ज़ाम है, उनके लिए आपको पेपर सेट करना है, 100 क्वेश्चन का टारगेट दिया। मैं कहा बढ़िया, हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का करना था, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब सब्जेक्ट हुआ करते थे। मैं कहा बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन डालूंगा कि हवा टाइट हो जाए, आसान भी डालूंगा बट कॉन्सेप्चुअल डालूंगा। 7 डेज़ में 100 क्वेश्चन करने थे, विद सॉल्यूशन बनाने थे, पेपर बना के देना था। 5 डेज़ में मेरे 20 क्वेश्चन नहीं बन पाए थे, थर्मो के 5-6, हीट ट्रांसफ़र के कुछ, फ्लूइड के कुछ, बस इतने ही कुछ हुए थे। एंड में मैंने क्या किया कि उठाए कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स, उन्हीं को मॉडिफाई किया, डेटा वेटा चेंज किया, 2 दिन में बाकी पेपर बना के सबमिट कर दिया। अब आप सोचो, एक 22-23 साल का लड़का जो मेहनती है, मैं अपने आप को मेहनती मानता हूँ, ऑनेस्ट मानता हूँ, अगर वो इतना कर सकता है तो जो 60 साल का बंदा है वो पेपर सेट करने बैठा तो क्या बनाएंगे। आप मुझसे पूछो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने, 2 चीज़ें देखो, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस आपको लेंथ बताते कहाँ से कहाँ तक कितना पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेप्थ बताते हैं, किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही गांधी आपको एसएससी में मिलेंगे, और हो सकता है बीएड के जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी मिल जाएंगे, एंड यूपीएससी में मिल रहे हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि किस डेप्थ में पढ़ना है, वो प्रीवियस ईयर से पता चलता है। प्रीवियस ईयर से ऑलमोस्ट सब कुछ रिपीट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है जो 40 साल में ना पूछा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। एक और चीज़ है, कई बार ना आप कुछ ऐसी चीज़ें सुनते होगे, मुझे नहीं पता उनसे आपको मोटिवेट होना चाहिए या वो चीज़ें मार्केट में लानी चाहिए, मीडिया का क्या काम है क्या नहीं है। गरीब का बेटा बना आईएएस, रिक्शे वाले की लड़की ने मचाया धमाल और बन गई आईपीएस। इन चीज़ों से 2 चीज़ें होती है, एक तो मोटिवेशन मिलता है, डेफिनेटली इफ़ ही और शी कैन डू इट तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ भी है, जो प्रिविलेज्ड बन के पैदा हुए थे उनके साथ कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। जब मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था तो न्यूज़ वालों ने बिल्कुल छाप दिया था, मैं बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली से नहीं आता हूँ, बड़ी खुशी होती थी कि ये वो, बट क्यों करना है आपको, आपने एक तो उसकी प्रिवेसी की ऐसी तैसी कर दी। दूसरा, इससे एक तो जिनके पास ऑलरेडी प्रिविलेज है, जो नेगेटिव अपने सोशल बैकग्राउंड से नहीं है, उनको आपने कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया। उनके माँ बाप भी तो कहते हैं अरे देख रहा हूँ मोड़ा, बाकी मोड़ी निकल गई, तू कब निकलेगो। दूसरी चीज़, जो ऑलरेडी इक्विवेलेंट लेवल पे हैं वो भी कहेंगे अरे शर्मा जी का लड़का तो निकल गया, तुम रह गए, वर्मा जी की लड़की तो निकल गई, तुम रह गए। वो तो फादर तो उसका रिक्शा चलाते हैं, वर्मा जी की लड़की के फादर, राइट। तो वो ना एक नेगेटिविटी भी आती है, तो इन खबरों से आपको खुद को बचाना है। अगेन एंड अगेन मैं 1-2 चीज़ें और कहूँगा, अगर आप लिस्ट में नहीं हो, हिंदू मत पढ़ना। मैं भले ही कितने हिंदू के कोर्स चलाते रहूँ, कोई कोचिंग कितना ही चलाते रहे, टाइम वेस्ट होगा। इस पर हम लगातार बात करेंगे। मेरे जो 2-3 मैसेजेस हैं बहुत क्लियर हैं, अगर आप सक्सेसफुल हो तो बी हैप्पी, इन्जॉय करो, राइट। अगर सक्सेसफुल हो और रीअपेयर होना चाहते हो तो भी मैं यही कहूँगा वही करो जो आप यहाँ करने वाले हो। इन्जॉय करो यार, आपका दिन है, आपका मंथ है, दोबारा नहीं आएगा ये मंथ, ये साल दोबारा नहीं आएगा। और अगर आप लिस्ट में नहीं हो तो भी ये साल दोबारा नहीं आएगा। ट्राई करो कि अगला साल आप यहाँ पहुँचो, ठीक है, कर लोगे आप अगर अपने बेसिक्स ठीक रखोगे। सिनॉप्सिस आईएएस इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। जो मैंने इसमें पूरी बात कही ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत दिल से कही हैं। मैं ना तो यहाँ ये क्लेम कर रहा हूँ कि मेरे इतने स्टूडेंट सक्सेसफुल हैं, हो ही गए होंगे यार सक्सेसफुल, जब इतने टाइम से लोग पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कई लोगों के मैसेज आए कि सर ये वो इस कोर्स में लिया था, बट ठीक है, उसकी मार्केटिंग करने का टाइम नहीं है। ये उन लोगों के लिए लेक्चर बेसिकली है जो रिज़ल्ट नहीं ला पाए, सबसे पहला इनके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप मेरी गाइडेंस सीरीज़ फॉलो करो, फ्री है, हमेशा फ्री रहेगी। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिनॉप्सिस आईएएस के कोर्सेज़ के प्राइस कम किए जाएं और कम किए जाएं। हम ले आए हैं बहुत कम तक, हो सकता है कि इस साल मैं जो सोशियो जोग्राफी ऑप्शनल है 2-3 हज़ार में पूरा कोर्स लॉन्च कर दूँ, विदाउट टेस्ट सीरीज़ वाला। ऑब्वियसली फॉलो करना, जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी चीज़ आपको पूछनी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, and thank you for watching.